Ladies and gentlemen, the moment the Honourable President arrives, I'll request you to kindly rise and remain standing for the National Anthem, please.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। It is my privilege in requesting Honorable Shri Praful Patel, Honorable Member of Parliament, to kindly give his welcome speech to the distinguished audience, please. आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय लोकसभा अध्यक्षा, आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय आडवाणी जी, आदरणीय बादल साहब, आदरणीय मुलायम सिंह जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय फारूक अब्दुल्ला जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय सीताराम येचुरी जी, यहाँ पर आए हुए आदरणीय अरुण जेटली जी, आदरणीय वेंकैया नायडू जी, आदरणीय वसुंधरा राजे जी, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद जी, आदरणीय पीजे कुरियन साहब, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, बाकी के सभी मंत्रिमंडल के सभी वरिष्ठ मंत्री, सभी यहाँ पर उपस्थित महानुभाव, राज्यपाल महोदय, सभी सांसद, सभी मान्यवर अतिथि, सभी मेरे बुजुर्ग भाइयों, माताओं, बहनों और मेरे युवा साथियों, It is my proud pleasure and privilege to welcome all of you to this illustrious function, to felicitate a man whose life's journey has completed 75 years. But 75 years may sound very long, but for a man as illustrious as Shri Sharad Pawar, I am sure this is just the beginning. I am truly honored that to felicitate him, our Honorable Rashtrapati Ji, Up Rashtrapati Ji, Prime Minister, and all the other dignitaries have come together on one stage, and that itself is a very, very rare phenomena in Indian public life, to see people from every walk of life, every hue and shade, come under one roof to felicitate
a great soul, a great human being, a great leader. ये मार्गशीर्ष का महीना है जिसे हम हिंदी में अगहन भी कहते हैं, और ये अभी भी शरद ऋतु कायम है। इसलिए मैं 4 पंक्तियों में मार्गशीर्ष में आज शरद की सुखद सुहानी बेला है। इतने सुमन खिले बगिया में, मौसम ये अलबेला है। यहां चमन के माली आए, फूल कर रहे हैं स्वागत। 75वें जन्म दिवस पर मधुर मिलन का मेला है। आज इसका मतलब यही है कि आप सभी चमन के फूल हैं, और आप फूलों से निवेदन है कि वे इस मौसम का और इस चमन के ये सभी बैठे हुए शीर्षस्थ मालियों का पुरजोर तालियां बजाकर स्वागत करें, पुरजोर तालियां बजाकर स्वागत करें। शरद जी के लिए मैं क्या कहूं? सदा काम में जुटे रहे पर स्वयं रहे निष्काम। सदा काम में जुटे रहे पर स्वयं रहे निष्काम। रखा देश के हितों को आगे, तभी हुआ है नाम। रखा देश के हितों को आगे, तभी हुआ है नाम। थक कर बैठ ना जाना साहेब, बढ़कर रहा दिखाना। अभी तो शुरुआत है बटोही, अभी कहां विश्राम। अभी तो शुरुआत है बटोही, अभी कहां विश्राम। ये शरद जी के जीवन के एक प्रवास का एक बहुत, मैं समझता हूं कि एक सही अंदाज है, क्योंकि आज भी इतने वर्षों के एक उनके अनुभव और इतने जीवन की यात्रा के बाद भी उन्होंने हमेशा काम और देश हित और जनहित को हमेशा आगे रखा है, और तभी शरद जी आज जो बने हैं, जो आज एक सर्वप्रिय, एक लोकप्रिय नेता बने हैं, ये उसका एक प्रमाण है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि और भी वक्ता हैं। केवल इतना ही कहूँगा कि आज यहाँ पर शरद जी के साथ साथ एक और व्यक्ति भी बैठी हैं जिनका भी हमें उल्लेख करना होगा। हर दिल के प्यार बने, हर दिल के प्यार बने साहेब शरद पवार। हर दिल के प्यार बने साहेब शरद पवार। असली ताकत आपकी प्रतिभा जी का प्यार। असली ताकत आपकी प्रतिभा जी का प्यार। और इसीलिए आज यहाँ शरद जी का और प्रतिभा जी का हम यहाँ पर एक जीवन की यात्रा का यहाँ पर गौरव और उत्सव मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोग यहाँ पर महानुभाव आए। मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। आप सभी महानुभावों का की मैं और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और अंत में केवल इतना ही कहूँगा, हैं आप आगे आगे, रास्तों के फैसले भी, मंजिल के फैसले भी आप ही हाथ में हैं। हम आपके हैं साथी, हम आपके सिपाही, हम सब हैं पीछे पीछे, हम साथ साथ में हैं। इतना ही आपको मैं अपने ओर से अपने भाव समर्पित करते हुए शरद जी, प्रतिभा जी और यहाँ पर आए हुए हमारे प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष और सभी महानुभावों का, सोनिया जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, आप सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए एक ऐसे महान व्यक्ति के जीवन का उत्सव हम सभी लोग मनाएं, उनसे कुछ सीखें, उनके राह पर चलने की हम कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत। जय हिंद। Thank you very much, sir. We'd now like to present floral bouquets to our distinguished dignitaries on the stage. I request Honorable Shri Praful Patel to kindly present a floral bouquet to the Honorable President of India, Shri Pranab Mukherjee, please.
I now request Srimati Shupriya Sule to kindly present a floral bouquet to Honorable Vice President of India, Shri Hamid Ansari, please. I request Shri Praful Patel to kindly present a floral bouquet to our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, please. I request Srimati Shupriya Sule to kindly present a floral bouquet to the Speaker in the Lok Sabha, Srimati Sumitra Mahajan, please. I request Shri Praful Patel to kindly present a floral bouquet to former Prime Minister of India, Shri Manmohan Singh, please. I request Srimati Shupriya Sule to kindly present a floral bouquet to Honorable Shri L.K. Advani, please. I request Shri Praful Patel to kindly present a floral bouquet to Honorable Srimati Sonia Gandhi, please. I request Srimati Shupriya Sule to kindly present a floral bouquet to Honorable Shri Prakash Singh Badal, please. I request Shri Praful Patel to kindly present a floral bouquet to Shri Nitish Kumar, please. I request Srimati Shupriya Sule to kindly present a floral bouquet to Honorable Shri Mulayam Singh Yadav, please. I request Shri Praful Patel to kindly present a floral bouquet to Honorable Shri Farooq Abdullah, please. I request Srimati Shupriya Sule to kindly present a floral bouquet to Honorable Shri Sitaram Yechuri, please. And I request Shri Praful Patel to kindly present a floral bouquet to Honorable Shri Lalu Prasad Yadav, please. Thank you very much for doing the honors, Shri Praful Patel and Srimati Shupriya Sule for doing the honors for the floral bouquet presentation ceremony. Ladies and gentlemen, we will now present a short film on the life of Shri Sharad Pawar. In his long journey starting from a small remote village, Karewadi in Maharashtra, to the corridors of power in New Delhi, he has been at the center of crucial decisions to make the meaningful change in the different spheres of life. All through these years, he's taken path-breaking decisions which will remain as glorious moments of the history of modern India. In this short film, ladies and gentlemen, we are presenting the glimpses of his life involving issues and themes of the citizens of this country. जिस दिन से चला हूँ मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूँ मंजिल पे नजर है, मुड़कर मैंने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। आइए देखते हैं श्री शरद पवार जी की जीवन यात्रा। जो जन्म से जमीन से जुड़ा है वही सच्चा इंसान कहलाता है। कामयाबी का हक हम सबको है, मगर उसकी कोशिश नैतिकता के आधार पर होनी चाहिए। वर्ष 1956, गोवा मुक्ति संग्राम का सत्याग्रह जारी था। एक स्कूली बच्चा अपने साथी विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लेता है उस गोवा मुक्ति संग्राम के सत्याग्रह के समर्थन में। ये उस बच्चे का राजनीति में पहला कदम है। आज वही स्कूली बच्चा सिर्फ
75 साल का है। उम्र उसके कदमों को रोक नहीं सकी। आज भी वो आगे चल रहा है, चलता रहेगा। ये और कोई नहीं, ये है शरद पवार। बारामती के गोविंदराव और शारदाबाई पवार के सुपुत्र। जमीन से जुड़ने का उपदेश अपनी माताजी शारदाबाई से उन्हें मिला। किसानी, बागवानी, ये हमारी भारत की सभ्यता है, तो शिक्षा और पढ़ाई ये हमारा भविष्य है। ये शारदाबाई के शब्द आज भी उनके दिल में छाप बनकर रह गए हैं। और शायद यही कारण है कि आज भी शरद पवार नाम का ये नेता जमीन से जुड़ा है। यही स्कूली बच्चा जो गोवा मुक्ति संग्राम के समर्थन में बच्चों को इकट्ठा कर लेता है, कॉलेज में उसके नेतृत्व और संगठन कौशल को 4 चांद लगने ही थे। अब इस युवा को एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत थी, और क्या संयोग कि उन्हें यशवंतराव चौहान जैसे मार्गदर्शक मिले। यशवंतराव जी के मार्गदर्शन में शरद पवार ने युवक कांग्रेस में प्रवेश किया। युवक कांग्रेस के मंच से उन्होंने बारामती के विकास का काम हाथ में लिया। (1967) के विधानसभा चुनाव में यह युवा विधानसभा में जा पहुंचा। शरद पवार के रूप में महाराष्ट्र को सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री मिल गया। राजनीति, कला, साहित्य, कौन सा क्षेत्र नहीं था जो शरद पवार जी के लिए प्रिय नहीं था। क्रिकेट का क्षेत्र भी उनके नेतृत्व से अछूता नहीं रहा। Get it from Mr. Sharad Pawar, the president of the ICC. 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। मराठवाड़ा विद्यापीठ के नामांतर जैसा संवेदनशील मुद्दा हो, मुंबई ब्लास्ट जैसी दिल दहलाने वाली घटना हो, या लातूर का महाप्रलयंकारी भूकंप हो, There were 5 separate tremors, leaving dozens of villages without a house standing. शरद पवार का नेतृत्व इन अग्नि परीक्षाओं से चमकता हुआ निखर गया। महिलाओं के लिए पुरुषों के बराबर का हक देने के लिए महिला नीति लाए। महाराष्ट्र को प्रगति के रास्ते पर लाने के बाद शरद पवार जी को दिल्ली बुलाने लगे। दिल्ली तो गए, मगर वही संदेश दिल में लेते हुए, जमीन से नाता कभी नहीं तोड़ना। पहले रक्षा मंत्री बने, तो महिलाओं को सेना दल में प्रवेश देने का क्रांतिकारी कदम उठाया। बाद में केंद्र में कृषि विभाग मान लिया, और जो जमीनी काम किया उससे ना तो केवल देश खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हुआ, बल्कि भारत के किसानों ने इस भूमिपुत्र के नेतृत्व में खाद्यान्न उत्पादन के सारे रिकॉर्ड विक्रम पार कर दिए। देश को जब विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ी थी, तो वो हमारे किसानों ने पूरी की। लगातार 48 सालों से ये नेता लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।
उनकी इस लोकतांत्रिक सेवा का गौरव उन्हें सर्वोत्कृष्ट सांसद पुरस्कार देकर किया है। कामयाबी, यश अपयश, संकट, चुनौती कुछ भी हो, ये नायक कभी विचलित नहीं होता। संयम, सहनशीलता, ये इस नायक के गुण। ये नायक है, भूमिपुत्र है, राज्य करता है, किसान है, अपने विरोधियों का भी दोस्त है, दिलदार है, नवीनता का उसमें आकर्षण है, इसीलिए ये अभी भी जवान है। कोटि कोटि शुभेच्छाओं के साथ इस युवा को 75 मुबारक। After that wonderful film that has just been shown to you, we shall now have the release of 3 books on Honorable Shri Sharad Pawar ji, and I'll be requesting the Honorable Prime Minister to release these books and present the first copies to the President of India. The first book, ladies and gentlemen, to be released today is the Gaurav Granth, which is a commemorative volume. This compilation is a humble attempt to capture the Pawar magic in the words of selected few stalwarts. The second book is on my terms, and on completing 75 years of life, one would like to look back and find out in this long journey what made him happy. The title of the book itself describes the way Shri Sharad Pawar ji is living his life, that is on his own terms. The third book, ladies and gentlemen, is Lok Maje Sangati. And this is his wider friend circle, encompasses beyond the borders of the country and reaches far more destinations across this world. His urge is to be with the people who has never stopped, and his journey for humanity continues even today. Thank you very much, Honorable Prime Minister, for releasing these books and for presenting the first copies to the President of India. I now request the Honorable President of India to kindly felicitate Shri Honorable Sharad Pawar ji this evening. There is a memento and a shawl and a floral bouquet. The symbolic presentation of various fields like agriculture, industry, education, and literature are depicted in the form of a banyan tree. The other fields where Shri Sharad Pawar has made very significant contribution are sports, defense, science, film, drama, and others. The leaves of the tree show how Mr. Pawar has made human chains and carried a variety of individuals along with him. He's been like a huge banyan tree with a solid trunk and variety of branches of everyone's life with deep inside roots in the earth. And I now request Honorable Srimati Sonia Gandhi to kindly felicitate Srimati Pratibha Pawar on this occasion with a floral bouquet and a shawl, please. Thank you very much indeed, distinguished dignitaries.
सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्री शरद पवार जी से निवेदन करूंगा कि वो आप सभी को संबोधित करें। माननीय श्री शरद पवार जी। भारत देश के राष्ट्रपति आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी, उपराष्ट्रपति आदरणीय मोहम्मद हमीद अंसारी जी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा महाजन, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, ज्येष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब, मुख्यमंत्री बिहार नीतीश जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी, मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, कांग्रेस सीताराम येचुरी जी, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी, भारत सरकार के मंत्रिमंडल के सम्माननीय सदस्य, संसद के सदस्यगण, विधानसभा के सदस्यगण और देश के सभी राज्यों से आए हुए सम्माननीय अतिथिगण, बहनों और भाइयों, आज का दिन मेरे लिए एक सौभाग्य का दिन है। व्यक्तिगत जीवन में 75 साल और राजनैतिक जीवन में 55 साल और संसदीय जीवन में 1 साल के बाद 50 साल हो गए। और ऐसे अवसर पर देश के गणमान्य नेताओं के सामने और आपके सामने यहाँ 2 शब्द बोलने के लिए मैं खड़ा हूँ और इसीलिए मैंने कहा कि ये मेरे लिए सौभाग्य का दिन है। मैं नहीं जानता कि इतने सालों से लोगों ने मुझे राज्य में और देश में काम करने का मौका दिया, तो मेरी योग्यता क्या है और कहाँ तक मैंने समाज की और देश की सेवा करने के लिए प्रयास किए। मगर आप सब लोगों की उपस्थिति देखने के बाद मुझे महसूस करने लगा कि जो कुछ प्रयास और परिश्रम किए, इसका एक रिकग्नाइजेशन देश के सभी वर्ग के सभी राजनीतिक दल, इंडस्ट्री, मीडिया, कई ऐसे वर्ग हैं, इन सभी लोगों से आज मुझे मिल रहा है। 1967 में मैं पहली बार महाराष्ट्र की विधानसभा का विधायक बना और तब से आज तक चाहे विधानसभा हो चाहे संसद हो, प्रतिदिन देश के लिए कुछ न कुछ काम करने का मौका मुझे लोगों ने दिया। मैं याद करता हूँ
इसकी शुरुआत जैसे मैंने कहा कि विधानसभा से शुरू हुई, तो जो मतदाता जिन्होंने मुझे पहले बार विधानसभा में भेजा, वही मतदाता चाहे बारामती के हो, चाहे माढ़ा क्षेत्र के हो, लगातार 14 चुनाव में राज्य में या यहाँ भेजने का काम उसी मतदाता ने किया। और इसलिए मुझे इन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उनका विश्वास और समर्थन मेरे लिए एक अपूर्व उपलब्धि है। जब मैं मेरे राजनीति के बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आती है कि जब मेरी उम्र 18 थी तब मैं कांग्रेस पार्टी का एक्टिव सदस्य बना और यूथ कांग्रेस में काम करना शुरू किया। जो काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए जो कुछ कोशिश होती थी, इस पर ध्यान देकर उस समय के महाराष्ट्र के नेता श्रद्धेय यशवंतराव चव्हाण, उन्होंने मुझे संगठन में, संसदीय क्षेत्र में, शासन में काम करने के लिए बहुत बड़ा मौका दे दिया। एक बड़े राष्ट्र के सुपूत थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। आज़ादी के बाद इस देश का नक्शा बदलने के लिए चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, इन सभी के साथ मिलकर देश का चेहरा बदलने के लिए जिन लोगों ने काम किया, इनमें से एक वरिष्ठ नेता थे। राजनीति में और ख़ास तौर पर संसद में किस तरह से सभ्यता से काम करना चाहिए, इनका आदर्श उन्होंने हमारे सामने दिया। और इसलिए जब मैं सोचता हूँ कि इतने साल चाहे विधानसभा हो या चाहे राज्यसभा हो या चाहे लोकसभा हो, सुमित्रा जी, एक दिन भी कभी ऐसा आया नहीं कि जिस दिन में सदन की मर्यादा छोड़कर हमने कुछ कदम उठाए। न कभी सामने गए या कामकाज में रुकावट लाने के लिए कुछ कदम उठाए। लोग हम सब लोगों को भेजते हैं, लोगों की भावना होती है, अपेक्षा होती है कि सदन चलना चाहिए और लोगों की समस्या के बारे में वहाँ ठीक तरह से बात होनी चाहिए। भले हुकूमत में बैठे वाले लोगों की कुछ कमियां हो तो वो सामने लाने का अधिकार है, मगर जब तक सदन चलेगा तब तक ही लोगों की ये समस्या हम सामने ला सकते हैं और इसमें जो कुछ दुरुस्त करने की आवश्यकता है वो दुरुस्ती कर सकते हैं। और इसीलिए चौहान साहब से ये संसदीय शिष्टाचार और मर्यादा, इस बारे में कुछ सीखने का मौका मुझे मिला और इसकी मुझे हमेशा खुशी है। बहनों और भाइयों, इस बात को कहने में मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि 125 करोड़ की आबादी वाला बहुभाषी, बहुधर्मी हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसे पूरा विश्व एक उभरते
महाशक्ति के रूप में देखता है और इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि हम अपने बहुलवादी, धर्मनिरपेक्ष, सहिष्णु यानी उदार चरित्र को अक्षुण्ण रखकर अपनी विविधता के साथ विकास के क्षेत्र में हम अग्रसर रहेंगे। मेरा ये दृढ़ अनुभव है कि आर्थिक और सामाजिक विकास के जरिए ही गरीबी और अभाव को दूर किया जा सकता है। इसलिए भले राज्य में हो या राष्ट्र लेवल पर हो, राजनीति में मैंने हमेशा विकास के लक्ष्य को सर्वतोपरि रखा। विकास के माध्यम से ही धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि संकीर्णता को उसके ऊपर उठकर जनता के बीच में सद्भाव और एकता मजबूत किया जा सकता है। विकास ही अकेला विकल्प है जिसके माध्यम से सभी को सुख, समृद्धि और सम्मान दिया जा सकता है। मेरे जीवन के कई साल किसानों की समस्या पर ध्यान देने के लिए गए और मुझे खुशी है और मुझे एक बात की याद है कि 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जब मुझे कृषि क्षेत्र में काम करने का मौका मिला तो एक 8 या 10 दिन के बाद डॉक्टर साहब मुझसे थोड़े नाराज हो गए और उन्होंने मुझे कहा कि अनाज की स्थिति के बारे में आपका ठीक तरह से ध्यान नहीं है, अपनी स्टॉक की पोजीशन अच्छी नहीं है, अभी तक आपने इंपोर्ट करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए। मुझे मालूम था कि इंपोर्ट करने की आवश्यकता थी, मगर मेरा मन तैयार नहीं होता था इंपोर्ट करने के लिए, स्वाक्षरी करने के लिए। मुझे दुख होता था कि इतना बड़ा देश, खेती के क्षेत्र में मेहनत करने वाला किसान, और ऐसी स्थिति में हमें आयात करने के लिए कदम उठाते हैं, ये स्थिति ठीक नहीं है। और इसलिए ध्यान दे दिया देश के किसानों का, और जो कोई साइंटिफिक कम्युनिटी है उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। इन सभी का आप और मैं आभारी हूँ कि आज ये देश न खाली देश के अनाज की या भूख की समस्या हल करने के लिए कामयाब हो गया, मगर दुनिया का एक अच्छा एक्सपोर्टर बन गया। 2 साल पहले चावल का एक्सपोर्ट करने वाला देश का दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत बना। गेहूँ, चीनी और कपास इसकी निर्यात करने वाला दुनिया का 2 क्रमांक का देश भारत बन गया। ये सब उपलब्धि थी इस मिट्टी पर ध्यान देने वाला किसान की मेहनत और पसीना से इस देश में हो गई, और इसलिए मुझे इस बात का बड़ा संतोष है। मित्रों, मेरे जीवन में 75 वर्ष के पड़ाव में मुझे मेरे माता और पिता की याद आती है। मेरे पिताजी सहकारिता में काम करने वाले एक व्यक्ति थे। मेरी माँ, बहुत से लोगों को मालूम नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन से पहले पूना डिस्ट्रिक्ट की पंचायत में कांग्रेस के तरफ से 1935 में चुनकर आने वाली पहली महिला थी, और उन्होंने एक ही काम किया कि हमारी नई पीढ़ी कैसी शिक्षित हो सकती है, और इसलिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दिया, और आखिर तक शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ कर सकते हैं इसके लिए उन्होंने योगदान दे दिया। और इसीलिए मैं खुद राजनीतिक जीवन में जैसा ध्यान देता हूँ वैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी ध्यान देता हूँ, और विशेषकर नारी शिक्षा पर काफ़ी जोर देने की आवश्यकता है। यह मद्देनज़र रखते हुए मैं इस रास्ते से जाने के लिए हमेशा कोशिश करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है और मेरी
मान्यता है कि शिक्षा के बिना विकास और अच्छी नागरिकता का संभव नहीं, और किसी समाज को बेहतर समाज में बदलने के लिए नारी शिक्षा और नारी सशक्तिकरण यह पहली शर्त है। आज इस मौके पर कोई लंबे वक्तव्य देना नहीं चाहता। मैं कभी कभी आत्मविश्लेषण भी करता हूँ और जो कुछ कमियाँ मेरे व्यक्तिगत जीवन में आई वो दुरुस्त करने के लिए अभी भी क्या कर सकते हैं इस बारे में सोच सकता हूँ। आप सब महान लोग यहाँ आए, अपनी शुभकामना देकर आपने मेरा सम्मान बढ़ाया, इसलिए मैं आप सभी को अभिमान करता हूँ। मुझे मालूम है कि आप सभी माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सोनिया जी और अन्य नेताओं के कुछ शब्द सुनने के लिए आप यहाँ हैं। इसलिए मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर आप सबको फिर से धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। माननीय श्री शरद पवार जी, आपका अनेक धन्यवाद अपने उद्बोधन के लिए। Ladies and gentlemen, it is now my privilege and indeed an honor in requesting Honorable Srimati Sonia Gandhi, President of the Indian National Congress, to kindly address our distinguished audience, please. राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, सुमित्रा महाजन जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, बादल साहब जी, लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, मुलायम सिंह जी, फरूख अब्दुल्ला जी, येचुरी जी, अडवाणी जी, शरद पवार जी, प्रतिभा जी, distinguished guests and friends. I am happy to be here with you when we have come together across party lines on this auspicious and joyous occasion to celebrate Sharad Pawarji's 75th birthday. I have known him for more than 2 decades. His association with the Congress Party is, of course, much, much longer, going back to his younger days when he took his first steps into politics. We may have differed on some occasion, perhaps on many occasions, as any two individuals would do in a democratic system. But what has always been there, what has always been constant, is our respect for each other and the mutual belief that the legacy of our founding fathers should be protected, preserved, and promoted. Although he parted ways with us, the Congress Party, and the NCP have been and are valued allies. Sharad Pawarji has a record of enduring achievements in whatever positions he has occupied. And we would need much more than just this one function to enumerate them and celebrate them all. He was, of course, Chief Minister of Maharashtra 4 times, and he is still remembered for his leadership then and his effective administration. He was Defense Minister, and more recently, he was Agriculture Minister for a record
10 years between 2004 and 2014. No one else could have been in that crucial position for such a long time. He was a natural choice. In fact, he was the only choice. His tenure was impactful and saw several new achievements. He spoke up with passion for more profitable MSPs. It was during his tenure that production in rice and wheat reached record levels. He imparted a fresh impetus to agricultural research, and his contributions to the development of horticulture in particular are widely acknowledged. And these are just a few of his numerous achievements. The presence of so many personalities today, cutting across the political spectrum, is testimony to Sharad Pawarji's unique talents. His friendships with his political opponents and adversaries are legendary. In the modern language of IT, his networking skills are formidable. And those skills are much needed when politics takes on a bitter partisan flavor, as it does quite often. He is a politician through and through in the best sense of that term. No tribute to Sharad Pawarji can be complete without a reference to his fondness for cricket. Not many know that his father-in-law, who tragically died at a very young age, was a leg spinner who played 7 test matches for India. Perhaps this could have been one influence on him, apart from the fact that he has spent so much of his life in Mumbai, which has been the cradle of much of our cricketing talent. Whatever it is, he has given to Indian cricket administration the famed Sharad Pawar's expertise. I must make special mention of his wife, Pratibha Tai. She has always remained in the background, but I am sure she has been the anchor of his life for over half a century. Coincidentally, her own birthday falls a day after Sharad Pawarji's, and I would like to convey my good wishes to her in advance. In his daughter, Supriya, the country has a fine, young, and promising leader who has already made an impressive mark in Parliament. And now I end by wishing Sharad Pawarji all the very best on crossing this milestone, and may he continue to bat as he has been doing and score a century at least. Thank you. Thank you very much, ma'am, for your most wonderful address on this very joyous occasion. Ladies and gentlemen, it is now my privilege and indeed an honor in requesting our Honorable former Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, to kindly address our very distinguished audience.
Respected Rashtrapati Ji, respected Up Rashtrapati Ji, respected Prime Minister, respected Speaker of the Lok Sabha, Srimati Sumitra Mahajan Ji, Srimati Sonia Gandhi Ji, Shri Sharad Pawar Ji, Srimati Pratibha Pawar, other dignitaries on the dais, friends, ladies and gentlemen. I join numerous admirers and friends of Shri Sharad Pawar in conveying my warmest greetings to him for having completed 75 years of a very creative and productive life in the service of the people of India and in particular the people of Maharashtra. I first came to know Shri Sharad Pawar in the early 70s of the previous century when I was Chief Economic Advisor in the Ministry of Finance and Shri Y.B. Chavan was the Finance Minister of India. Shri Pawar was very close to Shri Y.B. Chavan, and I had a number of conversations with him dealing with the economic and social development of our country. My interaction with Shri Pawar grew when I went to the Reserve Bank of India as its governor in the early 1980s. I have always been greatly impressed with Shri Sharad Pawar's deep interest in developmental issues and his zeal for the modernization, expansion, and development of the Indian economy. When the Congress government launched the economic reforms program in July 1991, Shri Sharad Pawar was the Defense Minister of India, and he gave me, as Finance Minister, his powerful support for liberalization of India's economy. In fact, Shri Pawar had been talking about the need for economic reforms even before the Congress government under the leadership of Shri P.V. Narasimha Rao came to power in June 1991. In 2004, when the UPA government came to power, I had the privilege of working with Shri Pawar as a very dynamic agricultural minister of our country. His deep and abiding commitment to imparting a scientific temper to our agriculture and the economy of our country was a great national asset, and he utilized it fully to ensure that Indian agriculture grew at a handsome rate. After 10 years of impressive growth of our agriculture from 2004 to 2014, we are not only self-sufficient in food grains, but in addition, we have a handsome export surplus due largely to the vision and sustained commitment and hard work of Shri Sharad Pawar as the Union Minister for Agriculture. I also received powerful support from Shri Sharad Pawar in dealing with issues relating to modernization of our economy. He has a very modern mind and is deeply committed to the use of modern science and technology for social and economic development of our country. Shri Sharad Pawar is also deeply committed to social reforms, particularly those having a bearing on the well-being of India's women, who constitute nearly 50% of our population. He has rightly always emphasized
that sustained development of India is not possible unless our women are also involved actively in the processes of development. Shri Pawar has been an ardent supporter of reserving 33% of seats for women in Parliament and state legislation. Shri Sharad Pawar, who has been elected as the Chief Minister of Maharashtra 4 times, has made a powerful contribution to the development of Maharashtra, paying particular attention to the development of cooperatives, agriculture, and industry. He is also deeply committed to promoting social justice and equity by paying particular attention to the development of both health and education. Shri Sharad Pawar's interest in the development of sports and particularly in the field of cricket is also well known. It is therefore great pleasure and privilege for me to offer my warmest greetings to Shri Sharad Pawar on his 75th birthday. I pray that God grant him a long and creative public life and sustained good health so that he can continue to serve our country for many, many years to come. I conclude by reciting a couplet, Tum zinda raho hazar bars, har bars ke dino 50,000. Thank you. Thank you very much indeed, Honorable Dr. Manmohan Singh there, giving us a most wonderful address. अब मैं विनयपूर्ण आग्रह करूंगा भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो आप सभी को संबोधित करें। माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, इस समारोह के केंद्र बिंदु श्रीमान शरद राव, प्रतिभाताई, स्पीकर महोदया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी, उपस्थित सभी मंचस्थ विराजमान वरिष्ठ महानुभाव, सभागृह में उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, इस अमृत महोत्सव पर्व पर श्रीमान शरद राव को हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब हम छोटे थे तो सुना करते थे, पूरे शब्द तो याद नहीं है लेकिन ऐसा सुनते थे, अमल करो ऐसा अमन में, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें वहां से तुम्हें सलाम आए। आज शरद राव जी का जीवन देखते हुए लगता है कि जहां भी उनकी नजर गुजरेगी सब दूर से उनको सलाम आएगी। और उसका कारण करीब करीब 5 दशक से ज्यादा अखंड एक निष्ठ साधना, वन लाइफ वन मिशन, ये हम सुनते हैं, लेकिन उसके लिए अपने आप को खपा देना सरल नहीं होता है। ज्यादातर आजादी के बाद और खास करके 70 के दशक के बाद देश में जो नेतृत्व आ रहा है वो राजनीतिक आंदोलन की कोख से पैदा होकर के आ रहा है।
लेकिन शरद राव रचनात्मक कामों की कोख से पैदा हुए राजनेता है। पिताजी कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े थे, मां राजनीतिक जीवन होने के बाद भी शिक्षा के प्रति समर्पित थी और उनके जीवन में भी, और आज भी शरद राव वो अपने प्रवचन में तो थोड़ा संकोच करके बोल रहे थे कि मैं थोड़ा बहुत समय शिक्षा के लिए दे रहा हूं, लेकिन जितना निकट से मैंने देखा है, जब भी उनसे मिलते हैं या उनके अगल बगल के लोगों से जानते हैं, अधिकतम उनका समय रचनात्मक कार्यों में लगा हुआ है। आज भी कोई बारामती जाकर के देखेगा तो चारों तरफ कुछ न कुछ रचनात्मक गतिविधियों में शरद परिवार की महक आएगी। और इसलिए राजनीतिक जीवन होने के बाद भी उनका जो मूल पिंड रहा है वो रचनात्मक गतिविधि का रहा है। और इतने लंबे अरसे की राजनीति की सफलता का मूल भी वो रचनात्मक गतिविधि है। आज के राजनीतिक जीवन में जीने वाले लोगों को शायद इसका मूल्य बहुत कम समझ में आता है, लेकिन शरद राव एक अपने आप में उदाहरण है कि उस रचनात्मक कामों के अधिष्ठान ने ही उनके राजनीतिक जीवन को एक नई हमेशा ताकत दी है। और उनको नित्य नूतन सोचना, नया करना, नया सीखने का जो स्वभाव बना, वो भी इन रचनात्मक प्रवृत्तियों के कारण बना है और उसके लिए वो समर्पित रहे हैं। कोऑपरेटिव जीवन को भी उन्होंने समर्पित भाव से जिया है। वरना कभी कभी राजनीतिक जीवन और कोऑपरेटिव जीवन के बीच में बहुत बड़ा क्लैश आता है। कोऑपरेटिव क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी हमेशा सोचते हैं कि भाई अब तुम राजनीति में चले गए, तुम वहां चलो, हमको हमारे पर छोड़ दो। ये स्थिति रहती है, क्योंकि मैं कोऑपरेटिव जीवन को निकट से जानता हूं। शरद राव ने दोनों के बीच में बहुत ही संतुलन रखा। ये बहुत कठिन काम है और बहुत ही संतुलन रख के कोऑपरेटिव मूवमेंट को भी बल दिया और अपने राजनीतिक जीवन को भी चलाते रहे। शरद राव जी को जब भी वे जब ऊंचाइयों पर थे, हम तो किसी गली मोहल्ले में गुजारा करते थे, तब हम उनके विषय में जो सुनते थे, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र का निकट संबंध होने के कारण महाराष्ट्र में और खास करके मुंबई की गतिविधि कुछ भी होती है तो बारिश भी वहां हो जाए तो ठंड यहां आना शुरू हो जाती है, इतना निकटता है। तो वहां कुछ भी होता तो पता। और एक बात खुल सामने आती थी कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उनकी पहचान चारों ओर फैलती थी। और मुंबई को, जो कि हमारी आर्थिक जीवन को गति देने वाली नगरी, एक कालखंड आया, पूरा एक दशक आया कि जहां अंडरवर्ल्ड ने एक प्रकार से मुंबई के जीवन को तहस नहस कर दिया था और एक अंधकार सा माहौल दिख रहा था कि अगर मुंबई अंडरवर्ल्ड के हाथ में चला गया तो क्या होगा। और मैं कहता हूं कि शरद राव की हिम्मत थी और उनका कौशल्य था कि उन्होंने मुंबई को अंडरवर्ल्ड से बचाया, उसे बाहर निकाला। ये उनका सामर्थ्य था और झिझक नहीं थी। शरद राव की विशेषता रही है, जो मानते हैं वो करने में उनको कोई झिझक नहीं रहती। मुझे भी कभी, एक बार मैं इजराइल उनके साथ गया था, काफी दिन साथ में थे, तो मुझे एक बात बताते थे कि मोदी जी, आप लोगों का प्रॉब्लम यह है कि आप लोग इमेज कॉन्शियस ज्यादा हो। आप परवाह मत करो, जो मर्जी पड़े करते रहो। क्योंकि उनका अपना कन्विक्शन था कि भाई जो है सो है, मुझे करना है और मैं करते रहूंगा। और वे उसको खुल करके करने का स्वभाव रखते थे और करते थे। अपने काम के संबंध में कमिटमेंट। एक दिन जब वो कृषि मंत्री थे तो मुझे टेलीफोन आया, उन्होंने कहा कि मोदी जी, मैं पुणे जा रहा हूं, लेकिन मैं बीच में 1-2 घंटे आना चाहता हूं, अगर आपको समय हो तो बात करना चाहता हूं। मैं तो आप आइए, मैं एडजस्ट कर लेता हूं। मैंने कहा मुझे कोई खास
आप आ रहे हैं तो कुछ करना है तो नहीं, बोले आपसे ही बात करके आगे चला जाऊंगा। मैं कहा आइए। और मुझे बराबर याद है वो पूरे गुजरात के खाका लेकर के आए थे। गुजरात में किस इलाके में कौन सी फसल होती है, किसानों की प्रायोरिटी क्या है, धीरे धीरे आपका किसान कॉटन की तरफ लुढ़क रहा है। और वो मुझे समझा रहे थे कि देखो भाई, तुम जरा लीडरशिप लो और किसानों से मिलो, उनको समझाओ भी कॉटन वगैरह ठीक है लेकिन देश को गेहूं चाहिए, और तुम्हारे गुजरात के किसानों को समझाओ वो गेहूं की ओर जाएं और तुम मुझे कुछ करके दिखाओ। बड़ा आग्रह किया उन्होंने। मैंने कहा कि आप कह रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा। खैर कोशिश की, सफलता भी मिली, लेकिन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा और जो शरद राव जी ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि इंपोर्ट हो, ये संभव कब हुआ कि पुणे जा रहा हूं लेकिन मैं बीच में अहमदाबाद उतरूंगा, मैं गांधीनगर आना चाहता हूं, घंटे पर तुमसे बात करूंगा और तुम अपने किसानों को समझाओ कि भाई कॉटन बहुत हो चुका, कुछ समय के लिए वो गेहूं की ओर जरा आ जाएं ताकि देश के लिए आवश्यकता है। ये जो भाव था, अपने काम के लिए जो कमिटमेंट था, ये कमिटमेंट मैं समझता हूं कि वरना मंत्री है तो चिट्ठी जाएगी, सूचनाएं जाएगी, अफसर लोग दो फोन कर देंगे, लेकिन इस काम को अपना काम मान करके लग पड़ना, ये कमिटमेंट शरद राव को कभी भी मिली। शरद राव को कभी भी मिलिए, अगर आप 10 मिनट भी बात करोगे, इवन क्रिकेट के संबंध में, एक बार मैं भी क्रिकेट की दुनिया में आ गया था काम में और वे भी थे, तो उसके कारण मुझे मिलना होता था। क्रिकेट की बात अगर 8 मिनट हुई है तो 5-10 मिनट तो वो किसान की बात निकाल के ही रहते थे। विषय क्रिकेट का हो, चर्चा क्रिकेट की करनी हो, लेकिन वो बात तुरंत किसान पर आ जाते थे। उनके मन मस्तिष्क में गांव, किसान और कृषि में भी आधुनिकता, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी को कैसे लाना और पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन चीजों पर वो ज्यादा बल देते थे। यानी परंपरागत रूप से हम कृषि को जिस रूप से देखा है, शरद राव को कृषि को अलग रूप से देखने का उनका स्वभाव था, उनका तौर तरीका था। और मुझे लगता है कि उनका इन सारे, अभी भी आप कभी भी मिलिए और गन्ना से ऐसे गन्ना शब्द बोल दीजिए, आपको घंटे भर समझा देंगे गन्ना। सारे लेटेस्ट फिगर उनके पास रहते हैं। चीनी का क्या करना, एक्सपोर्ट कितना करना, क्या करना, सारी चीजें उसी में लगे रहते हैं। ये इन चीजों को दर्शाता है कि सार्वजनिक जीवन उनके लिए पद और प्रतिष्ठा से ही सिर्फ जुड़ा था, ऐसा नहीं है, लेकिन सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनका जो टारगेट ग्रुप है, उनके कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए कुछ न कुछ नया करते रहना, ये अविरत प्रयास रहता था। शरद राव में किसान वाली क्वालिटी भी है। किसान को मौसम का अंदाज जल्दी आ जाता है। शरद राव ने उस गुण का राजनीति में भरपूर उपयोग किया है। राजनीति की हवा किस ओर चलेगी आपको जानना है तो शरद राव के साथ बैठिए। मुझे प्रतिभा ताई को एक विशेष रूप से आदर करना है। बाकी चीजें तो सुप्रिया बहुत अच्छे ढंग से बताएगी, लेकिन प्रतिभा जी ने एक अच्छा कलेक्शन किया हुआ है, देखने जैसा है। और अब तो उसको एक फॉर्मल व्यवस्था में भी रखा है। बारामती कभी जाए तो जरूर देखें। शरद राव ने सार्वजनिक जीवन शुरू किया, तब से हर छोटी मोटी चीज ने प्रतिभा ताई ने जिस प्रकार से संभाला है, संग्रहित किया है, उस पर नोटिंग किया है। 1950 में किसी ने शरद राव को पेन दी होगी तो देने वाला कौन, ओकेजन क्या, वो सब लिखा हुआ है और वो सारी चीजें रखी है।
ये बारीकी वाला जीवन और एक राजनीति के साथ गुजारा करना, ये अपने आप में अद्भुत संयोग है। और इसलिए मैं विशेष रूप से प्रतिभाताई को भी प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और शरद राव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अनेक धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूंगा उपराष्ट्रपति महामहिम हामिद अंसारी जी से कि वो आपसे मुखातिब हों। Respected Rashtrapati ji, Pradhan Mantri ji, Sharad Pawar ji, Sumitra Mahajan ji, dignitaries on the dais, chief ministers, ministers, honorable members of parliament, ladies and gentlemen. We have gathered here this evening to felicitate one of the stalwarts of Indian public life, an iconic figure who started decades back and has continued to bat consistently. In cricketing terms, he's a model all-rounder. As a very successful four-term chief minister, and virtually every important ministry in the government of India, he has handled with great diligence, great knowledge, great care. His amazing capacity, and I've seen him perform in Rajya Sabha, no matter how difficult a question might be, how tricky may be the nuances, he has always responded to it. It didn't really matter whether the response was absolutely accurate or not, but the response was very convincing. Shardji has, as the autobiography says, lived his life on his own terms. And as a successful public figure, he has, of course, adjusted his terms in terms of the atmospherics of the day. But the diligence and care with which he has attended to the responsibilities entrusted to him, be it the Ministry of Defence, be it other ministries, particularly the Ministry of Agriculture, is something that can always be regarded as a model and something which will be which people would like to emulate, and emulate with considerable success. I would like to felicitate Sharad Pawar ji on this very, very happy occasion and wish him many, many more years in the service of the country. Thank you. Jai Hind. Thank you very much, sir, for your address. Ladies and gentlemen, it is now my privilege and indeed an honor in requesting the Honorable President of India, Shri Pranab Mukherjee, to kindly give his address on this very joyous occasion. Honorable Vice President, Mohammad Hamid Ansari, Prime Minister,
Sri Narendra Modi, Honorable Speaker Lok Sabha Srimati Sumitra Mahajan, former Prime Minister Dr. Manmohan Singh, distinguished Chief Ministers sitting on the dais, Sonia ji, Advani ji, senior leaders of various political parties, members of the Cabinet, members of Parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen. When I look around the plenary of Vigyan Bhavan, one impression comes to my mind which speaks of the inherent strength of Indian democracy. And that strength, that on occasion, irrespective of the party's ideology, approach, doctrines, they can come together and agree on certain issues. This is one such occasion, whether it is on the platform or it is in the audience. I find the entire cross-sections of Indian political opinion represented here. I thank Sharad Pawar ji for providing an opportunity to all of us on his 75th birthday. December is very important in the life of the Indian political leaders, as it is the month on which we celebrate the anniversaries of many eminent political leaders. Just yesterday we celebrated the birth anniversary of Congress President Sonia ji. Shortly we will be celebrating the birth anniversary of Antony ji, and 25th December, birth anniversary of our former Prime Minister, Atal Bihari Vajpayee. Sharad Pawar ji, I knew him over decades. Though before 1984 he didn't come to central politics, he mainly confined his activities in Maharashtra as one of the youngest chief minister of this country. When he first became chief minister in Maharashtra in 1978, he was not even 40. He was just 38. Thereafter he was shifted to, of his own of course, in the national politics and elected to parliament at a very young age. I think at the age of 27 he entered into Maharashtra Assembly. And since then till today, there is no interruption in his legislative life, either in assembly or in parliament. And I have no doubt after 2 years, he will provide us an opportunity to facilitate him on the completion of his 50 years of legislative life, which speaks his acceptance to his people, the confidence which he enjoys on the people of this country. Former Prime Minister Dr. Manmohan Singh referred to his contribution as Agricultural Minister, and I still remember, because I had a very small side role. While Ahmed Bhai was negotiating with him about the portfolio and other things, to my utter surprise, the former Defence Minister of India suggested that he would like to have Agriculture Ministry. And when I left active political life on being elected to the office of the President of the Republic, I recognized how wise his decision was.
Because if today India is the second largest producer of wheat and rice in the world, and converting the country from a net importer to net exporter, a substantial contribution has been made by him over the last 10 years, continuously holding this important ministry. He had many laurels in his public life. Once I had the privilege of visiting his village, and I found how an area which is absolutely devoid of any natural resource, including water, with the simple application of the technology, could be converted into a prosperous area, and which has emerged as the agricultural hub, and the model could be replicated in many other areas. As he was chosen by P.V. Narasimha Rao as his defense minister in 1991, but because of certain situations it was felt necessary that he should go to Maharashtra as chief minister. If I remember correctly the date, just around 6th or 5th December, he took over as the chief minister, and in less than a week, the series of blasts took place in Bombay, which is known as Bombay blasts. And without any wastage of time, he brought back normalcy in the economic nerve center of India, which was appreciated by ever-critical media, and they particularly choose a phrase which still I remember, Salam Bombay. Salam Sharad Pawar ji, Salam Bombay. Many more happy returns of the day. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much indeed, Honourable President of India, for your most wonderful address. I now request Srimati Supriya Sule, Honourable Member of Parliament, to kindly propose a vote of thanks, please. Good evening. The Honourable President of India, the Honourable Vice President, Honourable Prime Minister, Honourable Speaker, Honourable Dr. Manmohan Singh ji, Honourable Advani ji, Honourable Sonia ji, Honourable Prakash Singh Badal ji, Honourable Nitish ji, Honourable Netaji Mulayam Singh ji, Honourable Lalu ji, Honourable Uncle Farooq ji, Honourable Sitaram Yechuri. I thank each one of you from the bottom of my heart for making this day so special for my father. Life with my father, mother and me has been a roller coaster. We've had good days and bad days, but on the whole it's been a great journey. And I thank each one of you from the bottom of my heart for being here, because we are blessed with one thing, is we are blessed with great friends. The love, the support, the friendship and the faith that you have all shown to my father in the last 50, 60 years. That's the only reason my father is sitting here at 75. I thank each one of you, everyone on the dais, all my friends who have come here today, all my father's old friends who have been here. We haven't been able to put each one of you in the film and the book, but as you all know, my father has lived his entire life on his terms, and I'm really happy and proud that he has lived it on his terms. My mother has suffered a little bit of it, but it's not been a bad journey on the whole. My mother's a very tolerant woman, so the strength and the power that he has had all his life is from my mother, and each one of you, the love that you all have given us. I thank you from the bottom of my heart and hope my father has a long, healthy life full of all the love
and all the friends like you. That's the only way he's going to reach 100. Thank you very much. May I request Honorable Arun Jaitley ji, Venkaiah ji, Devendra Fadnavis ji, Vasundhara ji and Rahul Gandhi ji and Ghulam Nabi Azad Saab to come on stage for a group photograph, and may I request all the dignitaries to come in front of the dais, please. May I request you to kindly rise for the national anthem, please. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Ladies and gentlemen, thank you very much for being here with us. Kindly remain in the auditorium till our distinguished dignitaries have left the stage, please. Kindly remain in the auditorium till our distinguished dignitaries have left the stage. Ladies and gentlemen, may I have your kind attention, please? The exit doors will be closed till the distinguished dignitaries have left the stage.